हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष द्विवेदी कॉन्सेप्ट बिल्डर सीरीज के थर्ड पार्ट में आज हम फिर से कुछ कॉन्सेप्चुअल और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। आज की पहली प्रॉब्लम में वी हैव टू फंक्शंस fx एंड gx और एक कंडीशन यहाँ पर है कि g ऑफ fx नेगेटिव है सारी रियल वैल्यूज के लिए, x की सारी रियल वैल्यूज के लिए। फिर हमें k की सारी इंटीग्रल वैल्यूज पूछी गई हैं। k इज अ पैरामीटर जो सेकंड फंक्शन में इन्वॉल्व है, सेकंड फंक्शन जो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अब सबसे पहले हम fx को एनालाइज कर लेते हैं। यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और कॉस फंक्शन इन्वॉल्व हैं। कॉस फंक्शन को जो भी वैल्यूज इनपुट की तरह यूज करनी है वो यहां पर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की रेंज से आने वाली है। और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में हम ये जानते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बिलोंग्स टू 0 to 1 क्लोज्ड एट 0 ओपन एट 1। अब इस फंक्शन को समझने के लिए हम cos के ग्राफ को 0 से 1 के बीच में एनालाइज करने वाले हैं, क्योंकि cos को जितनी भी वैल्यूज मिलेंगी वो सब इसी इंटरवल से आने वाली हैं। तो cos के ग्राफ को जो हम लोग ने इधर ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है उससे अब हम इस फंक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि cos का ग्राफ जो भी ड्रॉ किया गया है वो 0 से π/2 तक। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ 0 से 1 के बीच में ही एनालिसिस करनी है। 0 से 1 के बीच में cos का ग्राफ डिक्रीजिंग है, इनफैक्ट 0 से π/2 तक आगे जाएंगे, पाई तक डिक्रीज कर रहा है, लेकिन हमें इतनी ही बात करनी है, इस बात पर ध्यान दें। सबसे पहले हम देखेंगे कि 1 की पोजीशन कहां है। 1 π/3 के लेफ्ट में आएगा, क्योंकि π/3 इज समथिंग व्हिच इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब cos की वैल्यूज की बात करनी है। जब x की वैल्यू 0 होगी तो cos की वैल्यू 1, यानी पॉइंट P यहां पर हमें इन्वॉल्व करना है और पॉइंट Q तक पहुंचना है। पॉइंट Q यानी x जब 1 पहुंच रहा होगा, अप्रोच कर रहा होगा, तो cos की वैल्यू अप्रोच करेगी cos 1 को। और ग्राफ में आप इजीली देख पा रहे हो कि cos 1 की वैल्यू 1/2 से बड़ी होने वाली है। यानी इस इंटरवल में जहां हमें बात करनी है, इस इंटरवल में जो भी आउटकम है वो 1 से 1/2 के बीच में ही रहेगा, चाहे जो हो जाए। ठीक है, तो ध्यान से इस बात को यहां पर समझ लें कि cos की जो वैल्यूज हैं, cos ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये वैल्यूज इस इंटरवल में 1/2 से बड़ी होने वाली हैं, लेकिन 1 या 1 से छोटी होंगी, बिकॉज cos डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो जैसे जैसे आप x बढ़ा रहे हैं y की वैल्यू घटती चली जा रही है। बट यहां पर fx में हमें 1/cos ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की एनालिसिस करनी है। तो आप देख सकते हैं कि 1/cos ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ये लाई करेगा 1 से 2 के बीच में, और डेफिनेटली 2 पर ये ओपन इंटरवल यूज किया जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट तक तो हम पहुंचे ही नहीं है। अब इन वैल्यूज का ब्रैकेट, यानी हमें ऐसी वैल्यूज पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन्वॉल्व ऑपरेट करना है जो 1 या 1 से बड़ी है, लेकिन डेफिनेटली 2 से छोटी होने वाली है। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि fx, जिसमें हमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन इनिशियली दिख रहा था, वो और कुछ ना होके एक सिंपल सा कांस्टेंट फंक्शन बन गया। यानी fx क्या है? एक कांस्टेंट फंक्शन है, और वो भी क्या है? 1। अब हमें इस इनइक्वालिटी को यूज करना है। तो जो गिवन इक्वेशन है वो है g ऑफ fx इज लेस देन 0, यानी फंक्शन g की वैल्यू fx पर नेगेटिव है। तो fx तो भाई कांस्टेंट फंक्शन है, तो दिस इंप्लाइज कि g ऑफ 1 इज नेगेटिव। अब फंक्शन g x में अगर हम x को 1 रखें तो इट विल बी g1। तो g एट 1 यूज कर लेते हैं, ये बनेगा 2 into 1 स्क्वायर माइनस 3x की वैल्यू 1 रख रहे हैं, याद रखिए दिस इज k प्लस 1 प्लस k टाइम्स 3k प्लस 1 लेस देन 0। सिंप्लीफाई करें तो ये आ रहा है 3k स्क्वायर, k का कोफिशिएंट देख लेते हैं, प्लस का 1 और माइनस का 3, तो इफेक्टिव जो कोफिशिएंट k का है
वो बन रहा है -2k और कांस्टेंट टर्म -3 + 1 -1, दिस इज लेस देन 0। नाउ इस क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके फैक्टर बड़ा इजीली हम लोग कर पा रहे हैं। तो दिस इज 3k² -3k + k -1 इज लेस देन 0। तो 3k + 1 पहला लीनियर फैक्टर और दूसरा फैक्टर k -1, और इन दोनों का प्रोडक्ट हमें निगेटिव करना है। अब यहां पर क्रिटिकल पॉइंट -1/3 और k = 1 बन रहे हैं। क्रिटिकल पॉइंट यानी इन पॉइंट पर चांसेस हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड का फंक्शन अपने साइन को चेंज करे। तो इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड यूज कर लेते हैं। दो क्रिटिकल पॉइंट -1/3 और 1, तो इजीली वी कैन से कि 1 के राइट में ये पॉजिटिव होगा, -1/3 के लेफ्ट में भी ये पॉजिटिव होगा, -1/3 के लेफ्ट में भी ये पॉजिटिव होगा। तो जो हिस्सा निगेटिव है जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है वो यहां मिलेगा, यानी इस इनइक्वालिटी के निगेटिव होने की बात -1/3 से 1 के इंटरवल में होगी। तो डेफिनेटली यहां पर जो सॉल्यूशन है वो आता है k बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1/3 to 1। अब हमें k की इंटीग्रल वैल्यूज पूछी गई हैं, तो -1/3 से 1 ओपन इंटरवल में वी हैव ओनली वन वैल्यू ऑफ k जो इंटीजर है, और वो वैल्यू है k = 0। ये सिर्फ हमें इंटीग्रल वैल्यू पूछी गई थी। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज k की सिर्फ एक वैल्यू मिली, तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ये भी हम लिख सकते हैं, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k, इसका आंसर आएगा 1, और वो वैल्यू कौन सी होगी, दैट इज k = 0। तो ये हमारी पहली प्रॉब्लम, और इसमें सबसे कॉन्सेप्चुअल बात जो की गई वो fx की एनालिसिस थी, जिसमें हम डोमेन और रेंज को समझ रहे हैं। अब आज की दूसरी प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में हमें fx एक पॉलिनोमियल कहा गया है, एंड वी हैव अ कंडीशन कि f ऑफ अल्फा का स्क्वायर प्लस f डैश अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इस कंडीशन को समझना। दो स्क्वायर कंसीडर किए गए हैं सच दैट कि उनका सम भाई 0 है। अब दो स्क्वायर का सम तो तभी 0 हो सकता है जब वो इंडिविजुअली 0 हो। तो दिस इंप्लाइज कि f ऑफ अल्फा और f डैश अल्फा दोनों ही इस केस में 0 हो रहे हैं। और अगर किसी फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू अल्फा पर 0 है और उसका डेरिवेटिव भी x इक्वल टू अल्फा पर 0 है, तो दिस इंप्लाइज कि पॉलिनोमियल इक्वेशन fx इक्वल टू 0 हैज रिपीटेड रूट। इसके जो रूट हैं वो रिपीटेड रूट हैं, एंड वो रूट है कौन से, वो रूट है कौन सा, रूट इज x इक्वल टू अल्फा। तो ध्यान से समझ लीजिए, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के रिपीटेड रूट हैं और वो रूट है x इक्वल टू अल्फा। इस दी गई कंडीशन से हमें इतनी इंफॉर्मेशन तो मिलती है। अब बात करते हैं यहां पर जो लिमिट इवेल्युएट करनी है उसकी। तो हमने पूछा गया है लिमिट x approaches to alpha fx डिवाइडेड बाई f डैश x, और यहां पर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f डैश x अपॉन fx। तो सबसे पहली बात, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ये हम लोग लिख सकते हैं x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो इस इंफॉर्मेशन को हम यहां पर यूज करेंगे और x की जगह हमने f डैश x अपॉन fx लिख रखा है। नाउ वी हैव लिमिट
x टेंडिंग टू अल्फा, बाहर का जो पार्ट है वो एज इट इज रहेगा, वो इंटैक्ट रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं है अभी तक। लेकिन यहां देखिए इसको क्या लिखा जा सकता है, इट कैन बी रिटन एज f डैश x अपॉन fx माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ f डैश x अपॉन fx। अब इस फंक्शन को ब्रैकेट के अंदर के टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी कैन से कि यहां पर जो लिमिट है इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो fx से fx कैंसिल होगा, ये बनेगा 1 माइनस fx अपॉन f डैश x मल्टीप्लाइड विथ दिस फ्रैक्शनल पार्ट f डैश x डिवाइडेड बाई fx। अब f डैश अल्फा, जब हम x को अल्फा फीड करेंगे तो f डैश अल्फा भी 0 और f ऑफ अल्फा भी 0, यानी ये जो पार्ट है, और हां जो सेकेंड पार्ट है उसके बारे में टेंशन नहीं लेनी क्योंकि वो तो एक डेफिनेट वैल्यू है और ये वैल्यू 0 से 1 के इंटरवल में फिक्स्ड है, यानी ये फाइनाइट है 0 से 1 के बीच में, है ना। इसके बारे में आप इतना कह सकते हो कि ये 1 से बड़ा नहीं है और 0 के लेफ्ट में नहीं है, 1 यहां पर इंक्लूडेड नहीं है और 0 इंक्लूड किया जा सकता है। ये बातें यहां पर कंफर्म है। मेन प्रॉब्लम है इस पार्ट पर लिमिट ऑपरेट करना, क्योंकि ये बन गया f ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई f डैश अल्फा, जिनकी बात हम ऊपर कर चुके हैं और जो दोनों ही वैल्यूज 0 हैं। तो इस फॉर्म के कारण ये बन रहा है इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म हम जानते हैं कि इनडिटरमिनेट फॉर्म फाइनाइट और अनडिफाइंड दोनों तरह की वैल्यूज शो कर सकता है आफ्टर एनालाइजिंग द फंक्शन क्लोजली। तो सबसे पहले हमें इस फंक्शन को समझ लेना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म आपको इनिशियली दिखती है, लेकिन जब आप उसको सिंप्लीफाई करते हो, लिमिट निकालने के कई मेथड अप्लाई करते हो, तब वो एक फाइनाइट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है। तो अब हमें जरूरत है इस फंक्शन की, और ये फंक्शन देखिए कैसे मिलेगा, ध्यान दें। इसको हम लोग इधर समझ लें। देखो भाई, fx जो फंक्शन था उसका रिपीटेड रूट है x इक्वल टू अल्फा, यानी x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर उसका एक फैक्टर है। और हमको कहा गया कि fx इज अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल है लेकिन डिग्री नहीं बताई, बट इतना तो पता है कि यार कम से कम ये क्वाड्रेटिक तो होना ही है, और बाकी जो हिस्सा है उसको हमने एक और पॉलिनोमियल बोल दिया gx। ठीक, अगर gx लीनियर हुआ तो fx क्यूबिक हो जाएगा, अगर gx क्वाड्रेटिक हुआ तो fx बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा, बट इन जनरल दिस इज द फॉर्म। बात समझ लें और इस पॉइंट को याद भी रखें कि आपने यहां पर अगर x इक्वल टू अल्फा रिपीटेड रूट बोला है x fx का, तो fx का जो फॉर्म होगा वो तो डेफिनेटली यही होने वाला है। अब हमें देखिए यहां पर f डैश x भी इन्वॉल्व करना है, तो नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस। x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर लो। लेफ्ट हैंड साइड में ये f डैश x, राइट हैंड साइड में लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, सेकंड का डेरिवेटिव दिस इज g डैश x प्लस सेकंड फंक्शन और फर्स्ट का डेरिवेटिव 2 टाइम्स x माइनस अल्फा। ठीक बात, ये बात हमें यहां पर समझ में आती है। अब देखिए ये हो गई पहली इक्वेशन और ये हमारी दूसरी इक्वेशन। हमें फाइंड आउट करना है fx अपॉन f डैश x। तो fx अपॉन f डैश x कैसे निकलेगा? fx अपॉन f डैश x, तो इक्वेशन नंबर 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 2 वी गेट, पहली इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड करिए तो आप देख पा रहे हो कि x माइनस अल्फा
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कॉमन होगा और वो कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्टली लिखते हैं दिस इज fx अपॉन f डैश x, और ये आएगा x माइनस अल्फा इंटू जी एक्स डिवाइडेड बाई x माइनस अल्फा इंटू जी डैश एक्स प्लस 2 टाइम्स g ऑफ x. दिस इज fx अपॉन f डैश x. अब यहां पर लिमिट अप्लाई करते हैं, तो दिस इज लिमिट fx अपॉन f डैश x when x goes to अल्फा, और आप देखिए कि अगर x की वैल्यू अल्फा रखी तो न्यूमरेटर डेफिनेटली कितना हो गया, 0 हो गया, ठीक है। और आप देखो अगर हम मान लें कि gx 0 है तो फिर ये fx भी 0 हो जाएगा, तो gx को आप 0 नहीं मान सकते इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में, क्योंकि fx 0 नहीं है, वो एटलीस्ट एक क्वाड्रेटिक फैक्टर गेन कर चुका है, ऑलरेडी गेन कर चुका है। तो डेफिनेटली जब आप x को अल्फा रखेंगे यहां पर 0 आएगा, देखो ये डिनोमिनेटर का जो फर्स्ट पार्ट है यहां पर भी 0 आएगा, लेकिन gx एक नॉन जीरो फंक्शन होगा, क्योंकि g ऑफ अल्फा अगर 0 हुआ तो क्वाड्रेटिक की वजह और भी रूट यहां पर मिल सकते हैं। x माइनस अल्फा की जो वैल्यू है वो अल्फा पर 0 है डेफिनेटली, लेकिन अगर g ऑफ अल्फा भी 0 हुआ तो gx का भी एक फैक्टर x माइनस अल्फा हो जाएगा, जिसकी चर्चा यहां पर नहीं की गई है। तो डेफिनेटली ये जो लिमिट आने वाली है ये कितनी आ रही है, दिस इज इक्वल टू 0। अब वापस अपनी प्रॉब्लम पर आते हैं। आप देख सकते हो कि यहां पर जो लिमिट हम लोग को इवेलुएट करनी है वो अब आ गई है 1 माइनस, क्योंकि ये पार्ट 0 है, 0 में कोई भी फाइनाइट वैल्यू अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही रहेगा, एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to 1। तो ये लिमिट निकल कर आई 1। दिस इज द आंसर ऑफ प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम कॉन्सेप्चुअल और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम थी। अगले वीडियो लेक्चर में कुछ कॉन्सेप्चुअल और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स के साथ हम लोग इसी बात को कंटिन्यू करने वाले हैं। टिल देन कीप रिवाइजिंग।